फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीबी क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आपको नई वीडियो अपलोड करूं मैं आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चालक पदार्थ के बारे में, कंडक्टर के बारे में। ठीक है, पदार्थ, चालक पदार्थ क्या होता है? तो चालक पदार्थ जो है ऐसा पदार्थ जिसमें से विद्युत आवेश सुगमता से प्रवाहित हो सके। यानी विद्युत आवेश क्या होंगे? जिस पदार्थ में जो है विद्युत आवेश जो है आसानी से जो है फ्लो हो सके, यानी प्रवाहित हो सके। जो चार्ज होंगे वो आसानी से प्रवाहित होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। इसी का अपोजिट क्या होता है? विद्युत रोधी पदार्थ होता है। इसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, तो विद्युत रोधी पदार्थ का मतलब इसी का उल्टा। इसमें विद्युत आवेश जो होंगे आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ में जो है आवेश क्या होते हैं? विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित न हो सके या फ्लो न हो सके, उसे क्या कहा जाएगा? हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसका देखिए जनरली क्या कंडीशंस होता है कि जो चालक पदार्थ होता है इसमें जो है ऊपर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने की वजह से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अचालक पदार्थ में क्या होता है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग नगण्य माने जाते हैं, बहुत ही कम, यानी नगण्य में ही माना जाता है। इसकी वजह से इसमें विद्युत आवेश जो प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित कंडीशन पे देखा जाए, आवेश के अकॉर्डिंग देखा तो आप यही कह सकते हैं चालक पदार्थ के बारे में, जिसमें से विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके उसे चालक पदार्थ, और जिसमें जो है विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित न हो सके उसे विद्युत रोधी पदार्थ। यानी कि अब चालक पदार्थ में जैसे ले लिया जाए तो हम मनुष्य जैसे ले पृथ्वी है या जितनी भी धातुएं हैं, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ठीक है, इत्यादि सभी पदार्थ, इन सब में क्या होगा कि आवेश जो है चार्ज जो है आसानी से फ्लो होंगे, जिसके वजह से जो है इसमें कोई रुकावट नहीं होता है चालक पदार्थ में। लेकिन विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लकड़ी हुआ, लकड़ी ले लिए या प्लास्टिक ले लिए, ठीक है, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जिनको विद्युत रोधी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, जिसको ये क्या करते हैं कि जो आवेश होते हैं उनको आसानी से प्रवाहित होने नहीं देते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में जो है अपना क्या करते हैं? रुकावट उत्पन्न करते हैं, विद्युत प्रतिरोध का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, इनके अलावा भी और भी पदार्थ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ और भी पदार्थ हैं, तो इसको आप दोनों टॉपिक्स को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें एग्जाम्पल समझ के लिख लीजिएगा, जो धातु है हमको लिख लीजिएगा, लोहा, एल्युमिनियम, और जो है चांदी, सोना इत्यादि पदार्थ लिख लीजिएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी और पदार्थ है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुछ पदार्थ जो है परावैद्युत पदार्थ सब अगला है हमारा। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? तो ऐसा अचालक पदार्थ जो बिना विद्युत प्रभाव के ही इसमें क्या होगा? विद्युत आवेश का जो है चालन प्रक्रिया पूर्ण होती है। यानी विद्युत आवेश की या फिर कहा जाए विद्युत का ही क्या होगा? चालन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। विद्युत चालन, ठीक है, तो विद्युत चालन का मतलब क्या कंडीशन हुआ कि चालन यानी संचरण करने की कंडीशन जैसे बात किया जाए, चालन के बारे में जैसे बात किया, आवेशन में एक विधि होती है चालन। उसमें क्या होता है कि जब हम किसी दो पदार्थों को जो है, एक आवेशित हो और एक अनावेशित पदार्थ हो, दोनों को जब हम स्पर्श कराते हैं तो क्या होता है कि जो अनावेशित पदार्थ होता है उस पर भी क्या होता है? आवेश आ जाता है। समान प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है, मतलब सेम प्रोसेस हो जाते हैं। यानी कि जब दो प्रकार के हम
अलग अलग लेते हैं आवेशित अनावेशित आवेश को जो है, मान लीजिए टुकड़ों मान लीजिए कोई पदार्थ ले लिए और दोनों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं तो दोनों पर क्या होता है, बराबर बराबर चार्ज उत्पन्न हो जाता है, वही चालन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो पहले वैद्युत पदार्थ के में देखते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल में जैसे कांच हुआ, रबड़ हुआ, मोम हुआ, अभ्रक इत्यादि सब पदार्थ, मतलब तमाम प्रकार के पदार्थ आते हैं परावैद्युत पदार्थ में। इसमें भी कंडीशन दी होती है कि इसका परावैद्युतांक कितना होगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा अर्धचालक। तो अर्धचालक की कंडीशन क्या होती है, तो इसकी जो चालकता होती है, ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता जो है चालक पदार्थ से कम होता है तथा अचालक पदार्थ से यानी विद्युत रोधी पदार्थ से अधिक होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए चालक पदार्थ से मान लीजिए लोहा हुआ, तो इससे क्या होगा, इन सब की चालकता कम होगी, और जबकि जैसे लकड़ी या फिर कांच जो भी चीज ले रहे हैं तो इनसे अधिक होती है। यानी कि बीच में तरह से माना जाए चालक और अचालक के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, जिनकी चालकता जो है चालक से कम अचालक से अधिक होती है। जैसे में सिलिकॉन हुआ, सेलेनियम हुआ, कार्बन हुआ इत्यादि पदार्थ हमारे आते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला टॉपिक है कूलाम के स्थिर विद्युत बल का नियम जो है। अब हम कूलाम के नियम की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर स्थिर विद्युत बल क्या है। स्थिर विद्युत बल क्या है, तो हम जब जो है किसी दो आवेशों को ले लेंगे, ठीक है, एक पास रखने पर उनके बीच जो बल लगता है, इनके बीच माने कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, वो कैसे आवेश होंगे, गति करने वाले आवेश नहीं, जहाँ पर साफ साफ दिया स्थिर, यानी किन्हीं भी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। आकर्षण प्रतिकर्षण कंडीशन जानते हैं लोग कि जब हमारा समान आवेश होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण यानी जब प्लस प्लस दोनों आवेश हो, धनात्मक हो या दोनों आवेश ऋणात्मक हो, तब भी क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन जब विपरीत चार्ज होगा यानी प्लस माइनस यानी धन और ऋण या ऋण धन, इन दोनों स्थिति में क्या होगा, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, आकर्षण बल। मान तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे हम स्थिर विद्युत बल की कंडीशन जान सकते हैं कि जब हमारा क्या होंगे, दो आवेशों को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो उनके बीच जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, स्थिर विद्युत बल कहा जाता है, या कूलाम बल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो कूलाम जो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बारे में जो है उनके बीच लगने वाले बल की गणना किए थे और उसके बारे में बताया। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि दो बिंदु आवेश ले लिया गया जिनका परिमाण कितना है, Q1 और Q2, बिंदु मतलब बहुत छोटा एकदम आवेश ले लिया गया। ठीक है, जिनको R दूरी पर रख दिया गया था। ठीक है, R दूरी पर, तो इन्हीं के बीच कितना बल लगेगा उसी के कैलकुलेशन पे दिया। तो इसने कूलाम ने इसके बारे में एक नियम बताए थे, अपना स्थापित किए थे। उनका नियम यह था कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों, और बिंदु आवेश कैसे होंगे, स्थिर अवस्था में, क्योंकि हम अभी स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेश कैसा होगा, तो स्थिर बिंदु आवेशों, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, अब इनके बीच जो है क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। एक दोनों के बीच जो है दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके बीच जो है आकर्षण बल या तो लग सकता है या प्रतिकर्षण बल, तो चार वजह में निर्भर करता है। जब समान चार्ज होंगे मतलब समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल, और असमान आवेश मतलब विपरीत आवेश तो क्या होगा, आकर्षण बल। तो उन्हीं के बारे में बताया था कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है F अनुक्रमानुपाती होता है। किसके, तो उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के, किसके, तो आवेशों के मात्राओं, यानी उनका कितना मान है, अलग अलग आवेशों का मान के गुणनफल के बराबर, Q1 F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, गुणनफल के बराबर, तथा उनके बीच की दूरी, यानी जो दो अणु आवेश हैं इनकी जो बीच की दूरी है, ठीक है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती 1/, लिखा जाएगा, मतलब
इसके तो दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग करेंगे तो उसके व्युत्क्रमानुपाती हमारा क्या होगा, इसका बल होगा, तत् होता है। ठीक है, यही जो है कूलाम का नियम, यानी क्या आपने समझा कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जनरली इसके एक फॉर्मेट लिखा जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये कंडीशन फाइंड आउट होगा। और हम यदि इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दें तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है यानी कि जहाँ Q1 Q2 क्या है, आवेशों का परिमाण है, और R जो है आवेशों के बीच की दूरी होता है। तो पहले इन टॉपिक्स की बारे में बात करें यदि हम, तो हमारा जो Q1 Q2 की कंडीशन देखिए, तो क्या होगा जब हमारे यहाँ Q1 का मान लीजिए 2 रख दिए हैं, दूसरा का मान 3 हुआ, 2 3 6, यहाँ पर 4 ले लिए Q1, इसका 5 ले लिए, तो 4 5 20। यानी कि क्या हो रहा है कि जब हम जो है यानी आवेश का परिमाण यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे बल का मान क्या होगा, अधिक लगेगा। जो आवेश होंगे अधिक परिमाण के होंगे, अधिक मात्रा के होंगे, तो उनके बीच क्या होगा, अधिक बल लगेगा। ठीक है, और दूरी की कंडीशन देखा जाए तो उनकी जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ एक आवेश एक यहाँ है, तो पहले मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पर था, फिर बाद में मान लीजिए 2 मीटर की जगह पर इसको 5 मीटर की दूरी पर रख लिए। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन देखा जाए तो 2 मीटर मतलब 1/2 मतलब 1/4, और 1/5 का मतलब 1/2 का स्क्वायर हल करेंगे, इसको आर के कार्य रखेंगे तो 1/5 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1/25। यानी देखा जाए तो ये वाला भिन्न क्या होगा, इस वाले भिन्न से, पुराने वाले भिन्न से क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है, यानी मान घट रहा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है हमारी, आवेशों के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ाई जा रही है, वैसे वैसे हमारी इस पूरी वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है, मतलब F की वैल्यू घट रही है। यानी कि जब हम बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो उनका बल का मान क्या होगा, घटेगा, यानी प्रबल बल नहीं हो पाएगा, यानी आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जो है जब परिमाण बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आगे बात में तो देखिए F इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, तो K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ K क्या है तो स्थिर विद्युतीय नियतांक बोला जाता है, K कांस्टेंट को, जिसका मान क्या होता है 1/4πε0 के बराबर होता है, या इसकी अंकित वैल्यू क्या होती है तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो है इसका मान होता है, के की वैल्यू, या 1/4πε0 की वैल्यू होती है सीधे सीधे देखा जाए तो। और यहाँ की जो कंडीशन ε0 की है, तो ε0 क्या होता है तो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, यदि मान लीजिए निर्वात या वायु न हो, कोई और पदार्थ उसके बीच यदि रख दिया जाए, इन दोनों के बीच जो है, दोनों आवेशों को जब हम मान लीजिए क्या करेंगे, निर्वात या वायु में रखे हुए हैं, उस समय इनके बीच की जो विद्युतशीलता है, लेकिन इनके बीच मान लीजिए कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, ठीक है, तो इनकी क्या विद्युतशीलता क्या होगी, परावैद्युत पदार्थ की, मान लेंगे हम यदि परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता की कंडीशन यदि मान लें कांस्टेंट के मान ले रहे हैं, परावैद्युतांक जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक मान लें कैपिटल के। ठीक है, तो उस स्थिति में हमारा फार्मूला क्या निकल के आएगा, F इज इक्वल टू 1/4π K ε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो हम परावैद्युतांक के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी पहले कूलाम्स के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये फार्मूले को आपको याद रखने हैं। हम जानते हैं ये बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, यहाँ पर बल का मात्रा क्या रहेगा, न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, तो आगे इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 बिंदुवत आवेश +2 कूलाम तथा +6 कूलाम एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा विद्युत बल की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले जो आवेश दिए हुए हैं इनको हम नोट कर लेते हैं सिंबल्स के फॉर्मेट में, चूँकि यह क्या है एसआई पद्धति में ही इसका मान दिया हुआ है। तो Q1 इज इक्वल टू +2 कूलाम और Q2 इज इक्वल टू +6 कूलाम। ठीक है, अब दूरी देखा जाए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मान लीजिए 2 आवेश अलग अलग हैं,
ठीक है, Q1 Q2 इनका फिगर बना दे रहे हैं। इनके बीच की जो दूरी दिया है R, उसको देखते हैं तो R बराबर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो चूंकि हमारा सेंटीमीटर क्या है सीजीएस पद्धति की मात्रक है, हमको जो भी मात्रक लेना है एमकेएस पद्धति तभी तो न्यूटन में लिखा जा सकता है, यानी इसको भी एमकेएस में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी ऐसा ही पद्धति है मान लीजिए। तो क्या होगा 6 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब हम सीधे सीधे फार्मूले पर इस पूरी वैल्यू को रखेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, F = 1/4π∗F∠0 Q1 Q2/R² = 1/4π∗0 का मान कितना होता है 9 × 10⁹ N2 Q1 Q2 का मान तो 2 और × 6 और अपान में R² मतलब 6 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 का 2 मल्टीप्लाई एंड 6 का तो 6 × 12 12 108 दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 के पावर कितना हो जाएगा 9, अपान में क्या आएगा तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे 36, ठीक है, और -2 10 के पावर -2 है तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी -4 आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं, चलिए कैंसिल करते हैं 9 से 9 से 12 4 12 108 और 9 4 36, ठीक है। और आगे इसकी कंडीशन से देखते हैं तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 × और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 13 यानी -4 +4 हो जाएगा जा करके 9 और 4 ऐड हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी इतना न्यूटन बल लगेगा F = ठीक है। तो इससे हमारा जो है वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद जो है तो हमारे बल का परिमाण कितना आ जाएगा 3 × 10⁻13 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात इसकी प्रकृति की, बल की प्रकृति बताना है तो प्रकृति जो है इनके देखिए शुरू में ही दिया हुआ है, ये भी क्या है प्लस है और ये भी प्लस, यानी कि दोनों आवेश कैसे हैं धन आवेश हैं, समान आवेश हैं। समान आवेश होने पर कैसा बल लगता है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि दोनों का आवेश क्या है समान है, इसलिए बल की प्रकृति क्या होगी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। इसी पर आधारित हम अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समान गोले हैं जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश हैं, यानी बराबर साइज के हम दो गोले ले लेंगे जिन पर आवेश क्या होगा, दोनों गोले मान लीजिए बराबर हैं लेकिन इन पर आवेश जो है क्या है असमान है। मान लीजिए इस पे आवेश Q1 है और इस पे Q2 है, मतलब अलग अलग इस समय आवेश है। एक दूसरे को 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इन दोनों को 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। जब इन दोनों गोलों को जब हम स्पर्श कराएंगे, समान गोलों को जब इनको टच कराएंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में पता है क्या होगा, दोनों पर आवेश जो है स्थानांतरण होने लगेगा, जिसकी वजह से दोनों पर आवेश क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे, ठीक है। और जब इनको दूर किया जाएगा तो तब दोनों पर अब समान आवेश हो चुके हैं, यानी Q1 Q2, फिर उतनी ही दूरी पर इनको क्या कर रख दिया जा रहा है Q1 अरे यानी दोनों अब क्या हो चुके हैं समान आवेश हो चुके हैं। उस स्थिति में चूंकि अब समान आवेश हो गया तो प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, उस स्थिति बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है कितना 0.025 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब F = 0.025। कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया था इसे तो R = 90 सेंटीमीटर या R = 90 × 10⁻² मीटर, ठीक है। तो अब हमें बताना है बल प्रतिकर्षण करते हैं दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश कितना है, ठीक है। अंतिम आवेश मतलब स्पर्श कराने के बाद जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसका मान निकालना है। तो F = हमारा फार्मूला क्या होता है 1/4π∗F∠0 Q1 Q2/R²। F का मान 0.025 इसका मान रख देंगे पूरे का तो 9 × 10⁻9 इंटू इसका मान रखेंगे अलग Q1 Q2, दोनों इस समय क्या है समान हो जा रहा है स्पर्श कराने के बाद, तो Q² हो जाएगा अपान R² की वैल्यू तो 90 × 10⁻² का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए अब इसको साइड चेंज करेंगे, सबको इधर लेके चले जाएंगे Q² = क्या हो जाएगा ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 0
25 इंटू 9 का स्क्वायर 81 00 10 की पावर -4 2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे और अपान में ये चीज़ें, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 ये अपान में आ जाएगा। ठीक है, और देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे अब जो है तो टोटली कैंसिल हो जाएगा या 900, यानी कि अब देखिए इसको मतलब साइन ध्यान देते हैं तो यहाँ पर कितना पावर है इसको यदि पूर्णांक वैल्यू लिखा जाए तो यदि हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 के पावर कितना तो 3। ठीक है, और ये -4 और कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 -3 और इंटू 900 और अपान में ये वाली कंडीशन हमारी है तो 10 के पावर 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी जो कंडीशंस हैं यहाँ पर अपान में है 10 के पावर 9, ऊपर जाएगा तो ये 9 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा और ये ऑलरेडी माइनस है तो 4 और 3 7 और 9 16। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा सीधी सीधी वैल्यू लिखा जाए तो 25 इंटू 10 के पावर -16 इंटू 900। ठीक है, यदि क्यू स्क्वायर बराबर ये वैल्यू आ रही है तो हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल करके इसका, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आगे जो है देखिए कितना होगा इनका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो इसके बाद थोड़ा आगे क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर इतना आ गया तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा तो इधर का भी वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ क्यू हो जाएगा, इधर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट में सभी हो जाएंगे 25 इंटू 10 के पावर -16 इंटू 900। ठीक है, अब इसको साइड से निकालेंगे तो क्यू इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट आया कितना 5 इंटू में है, यदि प्लस में तो अलग अलग नहीं निकालते हैं। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा तो 10 के पावर -8 हो जाएगा इसका हाफ इंटू इसका स्क्वायर रूट तो 30। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का बस मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 यानी इतना 10 के पावर -8, यानी कि इसके आगे कंडीशन जो हमारी होगी तो इसकी आगे कंडीशन क्या हो जाएगी, हम देखिए उसको घात के रूप में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, 2 पॉइंट इधर लेकर आएंगे यानी इसमें क्या हो जाएगा +2 ऐड हो जाएगा यानी 1.5 इंटू 10 की पावर +2 कर देंगे -8 + 2 यानी सॉल्व होगा क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम आवेश आ जाएगा हमारा। अब देखिए सबसे जरूरी बात है हम स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका क्या हो जाता है, मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 साइन है प्लस माइनस यानी कि सीधा सीधा देखा जाए तो दोनों आवेश का मान या तो दोनों आवेश क्या होंगे +1.5 में 10 के पावर -6 या दोनों -1.5 में 10 के पावर -6, यानी दोनों पर आवेश क्या होगा या दोनों धनात्मक आएंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे, तब जो है हमारा बल का मान कितना होगा इतना आएगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल का मान तो इस कूलाम का आ रहे कितने कूलाम आएगा, अंतिम में जो है आवेश कितने होंगे वो हमारा निकल करके आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो भी होंगे इस पर आधारित हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, अगले चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा इसे अपने दोस्तों को बताइए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। यदि आपको जो भी टॉपिक होगा कन्फ्यूजन होगा उसे हमें बताएं कमेंट्स के ज़रिए, मैं इसको दूर करने की कोशिश करूँगा।